नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य पर चर्चा करेंगे और जिसे बहुत ही आसान और सरल तरीके से उदाहरण सहित समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। तो बिना किसी देरी किए आज के इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, उसके बाद में इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वाच्य होता क्या है। वाच्य का अर्थ होता है वाच्यार्थ। क्या होता है? वाच्यार्थ। और वाच्यार्थ का अर्थ होता है कहने से, यानी कि हमारे कहने का विषय क्या है। तो जो कहने का विषय है उसे ही हम वाच्य कहते हैं। अंग्रेजी में इस वाच्य को कहते हैं वॉइस। क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, अंग्रेजी में इसे वॉइस कहते हैं। और वॉइस जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ये आपने पढ़ा होगा। ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो वाच्य है इसके तीन भेद होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्म और एक होता है भाव। तो ये तीन होते हैं। अब जो मुख्य जो होता है, कर्तृ में किसकी प्रधानता होगी? तो कर्ता की होगी, नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो कर्तृ में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। कर्म में कौन प्रधान होगा? यानी मुख्य होगा कर्म। और भाव में कौन होगा? भाव। यानी कि भाव में जो है ये कर्म और कर्ता दोनों ही जो है प्रभाव नहीं होते, बल्कि किसका होता है? भाव का। तो ये तो हो गई इसकी मोटी मोटी बातें, बाकी हम इसको समझेंगे। देखिए, वाच्य क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। तो क्रिया का रूप जो है क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है, जिससे हमें वाक्य में प्रधानता का पता चलता है कि वाक्य में प्रधान कौन है, यानी कि कर्ता है, कर्म है या भाव है। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। तो इससे क्या होता है? क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं, यह भी हमने जान लिया है। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखिए कि वाच्य जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये टेबल आप देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर कर्तृवाच्य, दूसरे नंबर पर क्रमवाच्य और तीसरे नंबर पर भाववाच्य, यानी कि कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्तृवाच्य की। उदाहरणों से भी हम इसको समझेंगे आगे। तो सबसे पहले है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? देखिए, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, यानी कि कर्तृवाच्य में प्रधान कौन होगा? कर्ता। यानी कि क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्ता से, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जो क्रिया होती है उसके लिंग और वचन किसके अनुसार होंगे? कर्ता के अनुसार। अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। यानी कि क्रिया का संबंध अगर कर्ता के साथ है तो वहां पर कर्तृवाच्य ही होगा। इसे ध्यान रखें बस आप। उदाहरण देखिए, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, विमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अब मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसे अगर हम देखें कि इसका जो क्रिया है इसकी कर्ता के साथ संबंध है या नहीं है, तो इसको हम देखते हैं। तो मैं आप सभी को पता है ये क्या है? कर्ता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। और पढ़ता हूं क्या है? क्रिया है। अब क्रिया से हमें पता चलता है। देखिए, मैं क्या है? तो यहाँ पर आपको सभी को पता है पुल्लिंग है और एक वचन भी है। पढ़ता हूं, ये भी क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है। अगर मैं इस मैं की जगह स्त्रीलिंग लिख देता हूं, यानी कि इसकी जगह मैं लिख दूं अगर राधा पुस्तक, राधा लिख देता हूं, तो राधा पुस्तक, राधा, जैसे हमने कर्ता को बदला, कर्ता बदलते ही जो क्रिया है वो बदलने की स्थिति में आ गई। बस यही हमें देखना है। राधा, यानी कि हमने जैसे ही कर्ता को बदला, क्रिया बदलने की स्थिति में आ गई, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। इतना ध्यान रखें। अगर हम देखें कि कर्म को बदलने से अगर क्रिया पर फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब कर्म को बदल के देखते हैं। जैसे अगर पुस्तक की जगह हम लिख देते हैं अखबार, क्या लिख देते हैं? अखबार, तो ये इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्रिया पर। मैं अखबार पढ़ता हूं, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हम कर्ता को बदलेंगे तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? क्रिया को। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए। एक उदाहरण ये देखिए, बच्चा फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है बच्चा? फुटबॉल खेलता है। बच्चा फुटबॉल खेलता है। तो बच्चा जो है इस खेलते क्रिया जो है इसके अनुसार है, बच्चे के अनुसार है। अब अगर हम फुटबॉल की जगह गेंद लिख दें, बैडमिंटन लिख दें, तो भी खेलना ही आएगा। तो इस पर क्रम से प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बच्चे की जगह अगर हम कुछ और लिख देते हैं, इसलिए जैसे लड़की लिख देते हैं, लड़की,
लिख देते हैं तो लड़की लिखते ही क्रिया जो है ये बदलने की स्थिति में आ जाती है। तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, कर्तृवाच्य है। तो ऐसे ध्यान रखें। जैसे नेक्स्ट है विमला ने मेहंदी लगाई। अब इसमें तो हमें सीधा यही दिख रहा है कि कर्तृवाच्य में अगर ने मिल जाता है हमें, क्योंकि कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने। अगर हमें कर्ता के साथ विभक्ति ने दिखाई दे जाए तो वहां पर 101% कौन सा वाच्य होगा, ये ध्यान रखना, कर्तृवाची होगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि कर्ता जो है ये तो विभक्ति सहित होना चाहिए और कर्म जो है विभक्ति रहित हो, यानी कि कर्ता के साथ तो विभक्ति है लेकिन कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कर्तृवाची होगा, ये ध्यान रखें। ऐसे ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो ये ध्यान रखिए। तो अब इस ये तो हो गया कर्तृवाच्य, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में जो है अपना कमेंट कीजिएगा, आपको फिर किसी क्लास में इसको समझा दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कर्मवाच्य। अब देखिए साथियों, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि कर्तृवाच्य में प्रधान कौन होगा, कर्ता, ऐसे ही कर्मवाच्य अब हम पढ़ेंगे तो इसमें प्रधान किसका होगा, कर्म का होगा। ये नाम से ही हमें पता है। कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होगी, कर्म की। अब देखिए, जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। तो क्रिया के जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार नहीं होंगे, कर्ता के अनुसार नहीं होंगे, बल्कि कर्म के अनुसार होंगे। अब इसमें इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होते हैं। जो कर्मवाच्य होगा इसमें कौन कौन सी क्रिया होगी, सदैव सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। देखिए, अभी हमने कर्तृवाच्य पढ़ा, तो कर्तृवाच्य में तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कोई भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में सदैव कौन सी होगी, सकर्मक। ये ध्यान रखें, ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि कर्म में कर्म होगा ही होगा। ऐसे भी ध्यान रखो, यहाँ कर्म है और यहाँ कर्म है, ठीक है। उदाहरण से देखिए, दूध सीता के द्वारा पिया गया। दूध किसके द्वारा पिया गया, सीता के द्वारा। पत्र सीता के द्वारा लिखा गया। मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई। चाय राम के द्वारा पी गई। ये सभी उदाहरण किसके हैं साथियों, कर्मवाच्य के हैं। आपने जब इंग्लिश ग्रामर में वॉइस पढ़े होंगे तो उसमें भी आपने लिखा होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपने ये लिखा, सब्जेक्ट बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और फिर बाय लगाओ। बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा। तो इसका मतलब हमने कौन से उसमें बदला, वो कर्मवाच्य में। तो ठीक ऐसे ही जब कर्तृवाच्य से हम अगर कर्मवाच्य में जाएंगे तो हम ज्यादातर शब्दों में क्या लगाएंगे, के द्वारा। जैसे अंग्रेजी में हम बाय लगाते हैं, ठीक वैसे तो इस सभी में क्या लगाया हमने, के द्वारा, तो कर्मवाच्य। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे के सारे उदाहरणों में जो है सकर्मक क्रिया दिखाई देगी। जैसे दूध जो है, इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं, सीता के द्वारा दूध पिया गया। सीता के द्वारा दूध पिया गया, दूध पिया गया। अब देखिए, सीता तो यहां पर क्या है, कर्ता, दूध क्या है, कर्म, और पिया गया ये क्या है, क्रिया। अब सीता की जगह अगर हम लिख देते हैं मोहन, तो मोहन लिखते ही यानी कि ये कर्ता है। अगर हम पहले की तरह देखें तो कर्ता के बदलते ही क्रिया बदलनी चाहिए, लेकिन नहीं बदल रही। मोहन के द्वारा दूध पिया गया, राधा के द्वारा दूध पिया गया, छात्रों के द्वारा दूध पिया गया, किसी की भी द्वारा आप लिख दीजिए, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें मेन कौन है, कर्म। अगर हम कर्म को बदल दें, कर्मवाच्य में हमें देखना है कि जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदलेगी। किसके अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार। कर्म को जैसे ही हम बदलेंगे तो क्रिया बदल जाएगी। जैसे अगर हम एक उदाहरण और देखते हैं, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया। सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, इसको अगर हम देखें, पत्र लिखा गया, ये आप इस तरह से मान लीजिए कि सीता के द्वारा पत्र लिखा गया। तो सीता जो है ये तो कर्ता है, पत्र क्या है, कर्म है, और लिखा गया ये क्या है, क्रिया है। अगर सीता की जगह हम लिख देते हैं कि मनोज, तो क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मनोज के द्वारा पत्र लिखा गया, सीमा के द्वारा पत्र लिखा गया, लड़कियों के द्वारा पत्र लिखा गया। जैसे ही कर्म को बदलते हैं, पत्र की जगह कुछ और लिख देते हैं हम, तो क्रिया जो है वो बदल जाएगी। जैसे ये उदाहरण देखिए, मनोज के द्वारा मिठाई खाई गई, तो इसमें कर्म क्या है, मिठाई। अगर मिठाई की जगह हम कुछ और लिख देते हैं, जो है सारे किसके उदाहरण है, कर्मवाच्य के। तो इसको आप ध्यान रखिए। अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट देखिए भाववाच्य। तो साथियों, अंतिम जो वाच्य है वो है भाववाच्य। इसे देखिए,
क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं, अर्थात अर्थ की प्रधानता होती है। यानी कि भाववाच्य में जो है ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म। इसमें कौन प्रधान होता है? अर्थ। इसमें सदैव अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। लिंग वचन कर्ता के न कर्ता के अनुसार होते हैं, न कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको क्या रखना, याद रखनी है कि भाववाच्य में सदैव क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक। एक तो ये ध्यान रखें। तो अकर्मक क्रिया जहां आपको मिल जाए वहां पर कौन सी वाच्य होगा? जैसे इसके उदाहरण देखिए साथियों, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई नहीं खाई जाती, लड़के खो खो खेलकर थक गए। तो इसमें हम देखते हैं मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई नहीं खाई जाती। तो इसमें उठा नहीं जाता ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो ये कौन सा हो गया? भाववाच्य हो गया। और लड़के खो खो खेलकर थक गए, तो इसी तरह से भाववाच्य ये क्रिया हो जाती है। अब आपको ध्यान का रखना है सबसे ज्यादा, एक तो कर्तृवाच्य के और एक तो कर्तृवाच्य और एक कर्म। अब इन दोनों के अलावा जो बचेगा वो कौन सा रहेगा? भाव। और कर्तृवाच्य में कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर कर्ता के साथ आपको ने दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए? ने, तो वहां पर सदैव जो है कर्तृवाच्य होगा। और काल जो काल होगा भूतकाल। कौन सा होगा? यदि वाक्य में आपको क्या दिखाई दे जाए? ने, तो वहां पर जो है आपको काल सदैव कौन सा होगा? भूतकाल। क्रिया सदैव कौन सी होगी? सकर्मक। ये ध्यान रखना। जैसे मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया, इसको देखिए। तो अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा वाच्य है, तो आपको हमने क्या बताया है कि अगर ने दिख जाएगा तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा, तो ये तो कर्तृवाच्य है। इसके अलावा आपको तीन बात और ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? वाच्य पूछे तो कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य। क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। और काल कौन सा होगा? भूतकाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है साथियों, ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था। आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने सभी साथियों तक शेयर करना। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में ऐसी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।